नमस्कार, मैं हूं दीपक। आइए बात कर लेते हैं खतरों का खिलाड़ी। खतरों का खिलाड़ी जो कि खतरों का खिलाड़ी कम कंटेंट का खिलाड़ी तो पहले से ही बन चुका था। आजकल खतरों के खिलाड़ी में नौटंकी के खिलाड़ी ज़्यादा खेला जाता है। आपने पिछले सीज़न में भी देखा था, पिछले सीज़न की बात है, वो श्वेता नहीं, एक सीज़न पहले श्वेता तिवारी के साथ प्रैंक वगैरह किया था। वैसे ही आपने इस वीकेंड भी देखा कि अर्चना के साथ एक प्रैंक पंती, नौटंकी पंती। इन सारी नौटंकियों के बीच में एक सबसे बड़ी नौटंकी खेल रहा है शीज़ान खान। ये शीज़ान खान जो कि टूनिशा केस में जेल में गया था। कितनी सफाई से शीज़ान खतरों के खिलाड़ी में, और शीज़ान की जो बहन आई थी वो फेक फलकनाज, वो बिग बॉस ओटीटी के अंदर कितनी सिंपैथी ले रही थी, जबकि बिग बॉस ओटीटी के अंदर बाहर की बातें करना अलाउड नहीं था। बट जस्ट बिकॉज पूजा भट्ट ने भट्ट हाउस के अंदर फलक से उनका ओपिनियन पूछा था शीज़ान के केस के बारे में, तो आपने भी देखा था कि कैसे पूरी कहानी सुनाई थी फलकनाज ने, और कहीं ना कहीं इस केस को हैम्पर करने की भर भर के कोशिश करी थी, पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने की कि देखो भैया शीज़ान को फंसाया गया, ये है वो है। अब हो सकता है कि कई लोग बोले कि भैया वो अभी गिल्टी प्रूव थोड़ी हुआ है, तो डियर जो भी कोई हैं जो कह रहे हैं कि वो गिल्टी प्रूव नहीं हुआ है, बट वो इनोसेंट भी प्रूव नहीं हुआ है। एंड वो तमाम लोग जो कि बार बार कह रहे हैं कि भैया शीज़ान जो है वो विक्टिमाइज्ड है, उसे फंसाया गया है, ये है वो है। शीज़ान भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि वो कितना ज़्यादा परेशान है, क्लोस्ट्रोफोबिक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें करके वो ये दिखाना चाहते हैं शीज़ान एंड फैमिली कि वो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बट किसी ने भी, ना फलकनाज ने वहाँ बिग बॉस ओटीटी में और ना ही शीज़ान यहाँ पर, एक बार भी इनके मुंह से ये नहीं निकला कि यार चलो ये एटलीस्ट कैसे भी हैं, जिंदा तो हैं। एक लड़की वो टूनिशा, वो तो जान से हाथ धो बैठी है, उसके बारे में तो कोई बात नहीं करता है। तो आप देखें कैसे नौटंकी चल रही है। ये वही नौटंकी है जो कि रिया चक्रवर्ती के लिए भी मीडिया में चलाई गई थी, और वो रिया चक्रवर्ती जिसने कि हनी ट्रैप में सुशांत को फंसाया था, उसका पूरा पैसा डकार गई और खुद को विक्टिमाइज भी दिखा गई, और वो रोडीज में जज बन करके बैठ गई है। उसी तरह से ही शीज़ान और फलक इस केस को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं और बाहर पब्लिक को कहीं ना कहीं CHU भी बना रहे हैं, दोनों भाई बहन मिल करके। और इसी कड़ी में शीज़ान ने इस एपिसोड का जो पहला स्टंट था, जहां पर कि एक केज के अंदर बर्फ बिछा दी गई है और आपको लेटना है, और 6 चाबियां हैं, 3 ताले हैं, और करंट के झटके लगते रहेंगे। तो जब स्टंट शुरू करता है ना शीज़ान, तब नहीं बोलता कि भैया क्लॉस्ट्रोफोबिक है, केज है, पिंजरा है, ट्रॉमेटिक, 5 महीने पहले क्या हुआ था वो सब फ्लैशबैक हो जाएगा। स्टंट खत्म होने के बाद क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गया था ये जबकि यही शीज़ान स्टंट शुरू होने से पहले, मैंने लाइफ में काफ़ी कुछ झेला है, मेरी लाइफ में झटके खा खा करके रेजिस्टेंस पावर बढ़ गई है, तो इंशाल्लाह मैं अच्छे से कर लूंगा। और जब स्टंट खत्म होता था मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक, कहाँ से क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गया था यार। जितना हमें वो दिखाया गया है केज, उसमें ऑक्सीजन यानी कि हवा आने की समुचित व्यवस्था थी। वो पिंजरा जो था, वो पिंजरा था ज़रूर, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से कांच का ढक्कन लगा करके बंद कर दिया गया हो, दम घुट रहा हो। अरे भाई साहब, मतलब हद दर्जे की नौटंकी दिखाई इसने शीज़ान ने। हालांकि शीज़ान स्टंट करने पहले जाता है, उसके बाद में आता है डीनो। और जैसा कि खतरों के खिलाड़ी की परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन वाला जो दौर चलता रहता है, जहां पर कि पहले जो स्टंट करता है उन्हें मिलता है डिसएडवांटेज, बाद वालों को मिल जाता है एडवांटेज। और उसी पद्धति के तहत यहाँ पर शीज़ान जब पहले जाता है तो उसको डिसएडवांटेज आप बोल सकते हैं, और बाद में आते हैं डीनो। हालांकि डीनो का इस सीजन का ये पहला था करंट वाला स्टंट, और उसकी तो घिग्गी बन गई थी, लेकिन फिर भी वो बाद में आता है और स्टंट अच्छे से कर लेता है। आई थिंक कुछ सेकंड का फासला था, और 9 मिनट 16 सेकंड ऐसा कुछ था, या 6 मिनट 16 सेकंड ऐसा कुछ था। जो भी था, टाइमिंग आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर डीनो जो रहता है वो सेव हो जाता है, फियर फंदा हाथ से निकल जाता है। शीज़ान जो रहता है वो डेंजर जोन में आ जाता है। अब इसके पहले कि दूसरा स्टंट शुरू हो, एंट्री हो जाती है वो कोड रेड की। कोड रेड में जो 2 टारगेटेड थी, एक नायरा और एक अंजुम, जिन्हें की आपसी सहमति से कंटेस्टेंट ने एलिमिनेशन स्टंट के लिए चुना था, उनके साथ बिग बॉस एक गेम खेलते हैं। बिग बॉस एक गेम खेलते हैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि खतरों के खिलाड़ी में खतरे कम रह गए हैं, बिग बॉस वाली नौटंकी ज्यादा आ गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है इनको, या तो भैया पेयर में बन जाओ, जोड़ी बना लो और एक स्टंट खेल लो, अगर आप जीत गए तो आप बच जाओ। तो यहाँ पर ये अंजुम और नायरा जो रहती हैं वो एक चांस ले लेती हैं, और उनके सामने आ जाता है शीज़ान और रश्मित।
अब रश्मित जो है वो एक दिन पहले जो हमने देखा था कुत्ते वाला स्टंट, जिसमें रश्मित पहले गई थी, ऐश्वर्या बाद में गई थी, और कितना आसानी से पब्लिक को मैनिपुलेट कर दिया ना मेकर्स ने। ऐश्वर्या जब करंट वाले स्टंट भी करती है तो ऐश्वर्या को कहीं ना कहीं एक एडवांटेज तो मिल ही जाता है उसको। जब एलिमिनेशन स्टंट हमने देखा था 1-2 वीक पहले, शिव पहले गया था, ऐश्वर्या बाद में गई थी। और भाई ये तो एक हर साल का पैटर्न है कि करंट वाले स्टंट में अब एक बात है जो कि MC स्टैन अपने अंदाज में बोल चुका है बिग बॉस 16 में, खोदना कम गरियाना ज़्यादा वाले अंदाज में। समझदार इंसान इस डायलॉग को समझ चुके होंगे कि एक्चुअल वर्ड्स वहाँ पर क्या हैं। तो यहाँ पर करंट लगता कम है, चिल्लाने की एक्टिंग ज़्यादा करते हैं। तो ऐश्वर्या जो कि एक दिन पहले कुत्ते वाले स्टंट में बाद में गई थी, आपने भी देखा था कि वहाँ पर तो सारी चीज़ें मेकर्स के हाथ में थी कि कब कुत्ते को छोड़ना है, कब कुत्ते का वो जो पट्टा रहता है उसको छोड़ें ताकि वो जंप वगैरह करे। रश्मित के ऊपर कुत्ते ने ज़्यादा अटैक किया था और ऐश्वर्या के ऊपर इतना ज़्यादा अटैक हुआ नहीं था। तो वो ऐश्वर्या जो कि एक दिन पहले शीजान के साथ पहले स्टंट में गई थी, शीजान और ऐश्वर्या दोनों जो डेंजर जोन में थे, लेकिन ऐश्वर्या को कैसे बचा लिया गया ये चीज़ आपने इस वीकेंड काफ़ी अच्छे से देखी। और रश्मित जो कि ऐसे तो काफ़ी धाकड़ परफॉर्मर है, लेकिन उसके ऊपर कुत्तों ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा, अत्याचार करा, तो वो बेचारी डेंजर जोन में आ गई थी। अब यहाँ पर शीजान और रश्मित की टक्कर होती है नायरा और इससे अंजुम से। और अंजुम जिनको कि आई थिंक 2 वीक पहले एलिमिनेशन का सामना करना पड़ा था, तब भी रोहित शेट्टी ने वही रटी रटाई स्क्रिप्ट, अफसोस है अंजुम, अब आपका सफर खत्म होता है, अब आपको यहाँ से हिंदुस्तान जाना पड़ेगा। वही डायलॉग थे रोहित शेट्टी के फिर से कल रात के एपिसोड में, जब एलिमिनेशन में फिर से अंजुम आ जाती हैं। तो अंजुम तो भैया फुस्सी पटाखा साबित हुई हैं। अब अंजुम भले ही कुछ भी साबित हुई हो, लेकिन रोहित शेट्टी ना आला दर्जे का एक्टर है भाई साहब, क्या एक्टिंग करता है, क्या डायलॉग रहते हैं ना, आई एम सॉरी अंजुम, अब आपका सफर समाप्त होता है, अब आपको हिंदुस्तान जाना पड़ेगा। यही नहीं, आपने पहले भी देखा है जब शिव ठाकरे जब एलिमिनेशन स्टंट में ऐश्वर्या से हार जाता है, तब भी रोहित शेट्टी के डायलॉग कि शिव तुमसे उम्मीद थी, अफसोस आपका सफर खत्म होता है, थोड़ी देर के बाद नो एलिमिनेशन। और जैसे कि डेजी शाह का भी एलिमिनेशन हुआ है, उस टाइम भी रोहित शेट्टी ने बोला था अनफॉर्चुनेटली आपको इंडिया वापस जाना पड़ेगा। और कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अगले वीक आपको डेजी शाह की री एंट्री देखने को मिल जाए। तो कैसे रोहित शेट्टी एक्टिंग करता है, कैसे मतलब शिद्दत के साथ डायलॉग बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली आपका जो सफर था वो खत्म हो गया, अब आपको इंडिया जाना पड़ेगा। कोई इंडिया फिंडिया नहीं जाता, सब वहीं रहते हैं, साथ में इनकी फ्लाइट बुक होती है, एक ही होटल में स्टे करते हैं। इस सीजन के स्टार्ट में बोला था जंगल जंगल जंगल, कोई जंगल फंगल कुछ नहीं था। एनीवे, तो यहाँ पर ये नायरा जिन्हें इंट्यूशंस आते रहते हैं, बट उनका नायरा का इंट्यूशन उनके हित में कभी नहीं आता है। अब यहाँ पर नायरा और उनकी जो पार्टनर अंजुम ये मिलकर के स्टंट करते हैं। यहाँ पर ये दोनों पहले जाते हैं और इतिहास गवाह है कि वो इंसान जो पहले स्टंट करने जाता है उसे सिर्फ और सिर्फ डिसएडवांटेज ही मिलता है। और ये तो आप जानते हैं कि बाद में आने वालों को एडवांटेज मिलना लाजमी है, ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। एनीवे, ये जो स्टंट था ये काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टंट था, जो कि रोहित शेट्टी ने भी बोला था इट्स माइंड ब्लोइंग स्टंट। एक नाव चल रही है भाई साहब और आप वहां पर एक जाल में हो, इधर से उधर जाना, फ्लैग लेना है, काफी अमेजिंग लग रहा था देखने के लिए। ये विजुअली काफी अच्छी ट्रीट थी फैंस के लिए। तो यहाँ पर ये जो शीजान और रश्मित रहते हैं ये बच जाते हैं। नायरा और उनके प्रिय सखी अंजुम जाती है एलिमिनेशन में। वहां पर नींबू मिर्ची, क्योंकि नजर बट्टू वाला कुछ थीम था, तो आपको मुंह डालना है, वो मिर्चियाँ निकालनी है, वो सब सीना बना है, माला बनानी है। और वहाँ पर अंजुम जो रहती है उनका इस सीजन में दूसरी बार एलिमिनेशन हो जाता है। कहने का मतलब है कि अंजुम जिन्हें 2 चांस मिले थे, हालांकि अंजुम ने जब एक एपिसोड पहले जब टारगेट किया गया था तो अंजुम ने बोला था अरे मेरी तो पूरी जर्नी भी नहीं देखी, मेरे को खड़ा कर दिया इधर। बट अंजुम की जर्नी में था क्या? अगर हम स्टार्ट से अंजुम की जर्नी देखें तो वो लक के सहारे एक स्टंट में तो उनके सामने वो कुल्फी बाजा वाली और एक और कोई लड़की थी, यार मैं नाम भूल गया उसका, वो थोड़ी कमजोर खिलाड़ी थी। तो ये लक का सहारा अंजुम को भी मिला है, लक का सहारा शिव ठाकरे को भी मिला है, और लक प्लस मेकर्स की स्क्रिप्ट का भर भर के सहारा ऐश्वर्या को भी मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखें कि कैसे एक स्क्रिप्ट चल रही है। अब जस्ट बिकॉज कि आपके फेवरेट के सपोर्ट में वो स्क्रिप्ट आ जाती है तो आप लोग स्क्रिप्ट को भूल जाते हैं, आपके फेवरेट के अगेंस्ट वो स्क्रिप्ट चली जाती है, तब आपको हाय हाय स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट। देखा जाए तो स्क्रिप्ट का फायदा शिव को भी अच्छे से मिल रहा है। आपने एक दिन पहले देखा था जब लटकने वाला जो स्टंट था वहां पर डीनो
गच्चा खा गया था 16 सेकंड में। और जब बाद में शिव ठाकरे जब स्टंट करने के लिए गया था तो आपने देखा कि वो फ्लैग की तरफ मुंह करके लटका ही नहीं था। उसने मन बना लिया था कि भैया मैं बस इससे 10-15 सेकंड ज़्यादा लटक जाऊंगा तो जीत जाऊंगा। तो जो शिद्दत होती ना जीतने की, जो भूख होती है, वो शिव ठाकरे के अंदर भी दिखाई नहीं दे रही है। तो जो हम एक टर्म यूज़ करते हैं ना, खैराती विनर्स या फिक्स्ड विनर्स या फिर मेकर्स के जमाई या फिर दामाद जो बगैर कुछ करे आगे पहुंच जाते हैं, तो ये फंडा हम शिव के ऊपर भी लागू कर सकते हैं। अब बीइंग हार्डकोर शिव ठाकरे फैंस, हो सकता है आपको ये बात बुरी लगे, बट भाई पैटर्न तो वही चल रहा है। शिव ने ऐसा कोई एकदम फाड़ने वाला कोई स्टंट परफॉर्म नहीं किया है। लक का एक सपोर्ट कहें या फिर मेकर्स का एक सपोर्ट शिव को भी मिल रहा है। और ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि मेकर्स भी जानते हैं कि शिव के जो हार्डकोर फैंस हैं वो शिव के लिए खतरों का खिलाड़ी देख रहे हैं, तो शिव को अभी वो निकाल नहीं सकते। शिव अच्छा परफॉर्म करे या ना करे, एंड तक तो शिव को भी लेकर के जाना है। एंड सेम गोज टू अर्चना ऑल्सो। इनफैक्ट जैसे पीछे के सीजन में फैजू एलिमिनेशन हुआ, फिर वापस से आया, जन्नत आखिरी तक रखी गई, वो चुबीना, वो तो अपनी सीजन की फिसड्डी थी लेकिन फिर भी उसे ग्रैंड फिनाले तक रखा ही गया था। तो ये मेकर्स की एक निंजा टेक्निक होती है। जो बिग बॉस के कंटेस्टेंट होते हैं या फिर वो कंटेस्टेंट जिनके सोशल मीडिया पर अमेजिंग फैन फॉलोइंग होती है, वो जो पर्टिकुलर कंटेस्टेंट रहते हैं उन्हें एंड तक खींचा जाता है, धकेला जाता है, पुश किया जाता है। ये है मेकर्स का एक ट्राइड एंड टेस्टेड वाला फॉर्मूला। एनीवेज, तो अंजुम का एलिमिनेशन हो गया और शीजा ने भर भर के पब्लिक के सामने नौटंकी करी है, एक्टिंग करी है पब्लिक की सिंपैथी बटोरने के लिए। शीजान खतरों का खिलाड़ी में और उसकी बहन बिग बॉस ओटीटी में आई थी, ठीक वैसे ही जैसे कुंद्रू ऐप के मालिक के लिए सिंपैथी बटोरने के लिए शामोदा शेट्टी आई थी बिग बॉस ओटीटी के अंदर, सीजन 1 के अंदर। वेल, बिग बॉस ओटीटी से याद आया कि बिग बॉस ओटीटी तो खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद की जो प्रक्रिया जैसे पोस्टमार्टम कहिए, इंटरव्यूज कहिए, एक अलग ही हाइप, ऊट पटांग चीज़ों के ऊपर, सॉन्ग शूट के ऊपर भी लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज़ सॉन्ग शूट, मतलब नेक्स्ट लेवल से एक हाइप क्रिएट किया जा रहा है, वो भी ऊट पटांग या छोटी मोटी चीज़ों के लिए। ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल मैटर ही नहीं करती, लेकिन क्या है ना कि जो जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें सिर्फ बिग बॉस से ही इंगेजमेंट या अटेंशन मिलती है, तो किसी कंटेस्टेंट को पकड़ लेते हैं, दिन रात इसका म्यूजिक वीडियो, उसका म्यूजिक वीडियो। इवन अब तो ऐसे दिन आ गए हैं कि बिग बॉस के जो रिव्यूअर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, एक्स कंटेस्टेंट हैं, वो भी मतलब एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट के व्लॉग से कुछ क्लिप्स निकालते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन। मतलब भाई इतना गिर चुके हैं कुछ लोग कि क्या ही बताया जाए। खैर, जियो सिनेमा पर इसका अभिषेक का एक लाइव आया था, मेकर्स का ठुल्ला जो पेरोल पर एक और है, सिड कनन। अब आपको पता चल गया होगा, जिन लोगों को मैं ठुल्ला ठुल्ला बोलता हूँ दोस्तों, जिन्हें आप लोग जेन्युइन रिव्यूअर बोलते होगे, लेकिन वो हैं मेकर्स के पेरोल पर पलने वाले ठुल्ले। वो आप लोगों से भी सुपर चैट लेते हैं, सेलिब्रिटीज के पीआर बन के भी लेते हैं पैसे, और फिर मेकर्स तो उन्हें हर जगह प्रमोट करते ही हैं। इसके बाद भी अगर आपको वो लोग जेन्युइन और निष्पक्ष रिव्यू लगते हैं तो भैया गॉड ब्लेस यू, और क्या बोल सकते हैं। एनीवे, तो ऐसे ही एक ठुल्ले ने फुकरा का जियो सिनेमा पर एक लाइव सेशन हुआ, वहाँ पर फुकरा ने बहुत सारी बातें कही हैं, तो उसके बारे में एक रिएक्शन वीडियो लेकर के मैं आने वाला हूँ। और हाँ, ये किसी के यूट्यूब चैनल से नहीं, ये जियो सिनेमा पर जो फुकरा ने अपने छिले हुए गुर्दे दिखाए हैं उसके बारे में एक रिएक्शन वीडियो होगा मेरा, जो कि थोड़ी देर के बाद आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। फिलहाल इस नोट पर ये वीडियो मैं खत्म कर देता हूँ। आपके क्या रहे ओपिनियन, क्या है आपके विचार, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे यार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।